हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने मेडिएवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत कंप्लीट किया, ठीक है। और आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, मॉडर्न इंडिया। और ये हम सारा देखेंगे, इसमें इसके अंदर के जितने भी टॉपिक्स हैं, इसमें क्या क्या पढ़ने हैं आधुनिक भारत में, जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में क्या क्या घटनाएँ हुई थी, हम सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, हम अच्छे से सारा कवर अप करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं आज के इस वीडियो में कितना कवर हो पाता है, कितने टॉपिक्स कवर हो पाते हैं। वीडियो में एंड तक आप बने रहना, और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करना, ठीक है। आपको फ्री पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। और वीडियोज़ अगर पसंद आ रही हो तो लाइक करना, इसे जितना हो सके शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, सो दैट और भी एस्पिरेंट्स तक ये पहुंच पाए और उनको हेल्प मिल सके, ठीक है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आधुनिक भारत, इसके अंदर हम पहले सब टॉपिक इसका देखेंगे, उत्तरकालीन मुगल सम्राट, ठीक है। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था, ठीक है। अब देखिए, मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक, है ना, कौन कौन से राज्यों संस्थापक थे जो मुगलों से स्वतंत्र हुए थे। तो देख सकते हो आप, अवध, है ना, हैदराबाद, रुहेलखंड, बंगाल, कर्नाटक, भरतपुर, ठीक है। ये सारे देख सकते हो आप, शहादत खां, है ना, संस्थापकों से इनसे ये स्वतंत्र हुए ना। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बहादुर शाह का पूर्व नाम मुहज्जम था, ठीक है। बहादुर शाह का जो पूर्व नाम था वो क्या था, मुहज्जम। बहादुर शाह को शाही बेखबर के उपनाम से पुकारा जाता था। जहांदार शाह अपने शासन में लाल कुमारी नाम की वैश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खान एवं अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। फर्रुखशियर को मुगल वंश का पुण्यित कायर कहा गया है, घृणित कायर कहा गया है। किन्हें? तो फर्रुखशियर को। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अनेक ख्यालों की रचना की। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी थी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनकिलीच खां ने निज़ाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। याद रखिएगा, ईरान का नेपोलियन किन्हें कहते थे, तो नादिर शाह को। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां को बनवाया हुआ तख्ते ताउश तथा कोहिनूर हीरा लेकर फारस वापस लौटा। तख्ते ताउश पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। याद रखिएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो कब हुआ था, 1761 ईस्वी में हुआ था, और मराठा और अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ था ना। इस युद्ध में मराठों की हार हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी। बहादुर शाह द्वितीय जो था, जिन्हें जफर भी कहते थे, ये अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया एवं रंगून भेज दिया गया। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय दिल्ली में रहते थे। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है, ठीक है। तो ये हमने तो देखा, ये उत्तरकालीन मुगल सम्राट का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। अब नेक्स्ट हमारा सब पॉइंट है, भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन, ठीक है। तो कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई थी उस समय, ये सब देखेंगे हम।
17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीन ने सहयोग किया था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को द अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती शनथोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। ठीक है, सबसे पहले भारत में कौन आए थे? पुर्तगाली, और उसके बाद डच लोग आए थे। पहला डच यात्री कौन था? तो कार्नेलियन हाउटमैन था ना, याद रखिएगा, जो 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा था। तो पहला पुर्तगाली थे पहले, है ना, भारत में आगमन करने वाले, और दूसरे थे डच लोग। ठीक है, डच यात्री का पहला जो था वो कार्नियल हाउटमैन था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले पेज पर चलते हैं हम। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित की ना, ये भी याद रखिएगा कि डचों ने जो अपनी पहली कोठी, जो पहली व्यापारिक कोठी, वो कब स्थापित की थी और कहाँ स्थापित की थी? 1605 ईस्वी में, और मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी का नाम क्या था? पुलिकट ना, मतलब पुलिकट में वो स्थापित की थी दूसरी कोठी, जहाँ उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ, है ना। डचों का जो शासनकाल बोल सकते हो कब खत्म हुआ? तो 1759 ईस्वी में। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। ठीक है, और प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो फर्स्ट गवर्नर था वो कौन था? टॉमस स्मिथ था। ठीक है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मुगल दरबार का जो पहला अंग्रेज था, मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज, वो कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में गया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था, ये भी याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में आने वाला जो पहला अंग्रेजी जहाज था उसका नाम क्या था? रेड ड्रैगन। ठीक है, 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की। ठीक है, देखिए अंग्रेजों ने कब स्थापित की थी अपनी कोठी? 1611 में ना, मछलीपट्टनम में। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्वर्ट के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी थी। किसने दी थी? जहांगीर ने ना, 1613 में। फिर ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये भी देखते हैं हम। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित किया। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, पहली बार 1608 में प्रयास किया गया था, पर अंग्रेजों ने 1611 में किया था। और सूरत में जो 1613 में जो पश्चिमी तट पर स्थापित हुई थी कोठी ना, और उसे किसने इजाज़त दी थी? तो जहांगीर ने। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। वह फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। उसने जहांगीर एवं खुर्रम से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहला फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। फिर 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया और वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। ये भी याद रखिएगा।
1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बनाया। ठीक है, सूरत से मुख्यालय हटाकर बम्बई में उसका मुख्यालय बना दिया। फिर है गोरांड ओंगियर ने बम्बई शहर की स्थापना की। तो ये भी याद रखिएगा कि बम्बई शहर की स्थापना किसने की थी, कब की थी, 1659 से 77 ईस्वी के बीच, है ना। ये कौन था, सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गवर्नर था गोरांड ओंगियर। इसने बम्बई शहर की स्थापना की थी ना। चलिए अगला देखते हैं हम। बंगाल के शासक शाहशुजा ने सर्वप्रथम 1651 में ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति को निशान कहते थे। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने तीन गांव सुल्तानुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। ये भी याद रखिएगा कि भारत में फ्रांसीसियों की जो प्रथम कोठी है वो किसने बनाई थी, किसने रखी थी, तो फ्रैंको कैरो ने। कहाँ पे, सूरत में। किस ईयर में, तो 1668 ईस्वी में। ठीक है, ये याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकिवेस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित हुआ। 1748 ईस्वी में हुई ए ला शापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध, ऑस्ट्रिया युद्ध कब समाप्त हुआ ये भी दे सकते हो, 1748 ईस्वी में। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 में हुआ था और इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। उसे वापस बुला लिया गया और उसकी जगह पर गोडेहू को बाद में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि के साथ युद्ध विराम हुआ। कब, जनवरी 1755 में। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 63 के बीच में हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध भी समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वॉन्डी वॉश की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। ठीक है, 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया और 1763 ईस्वी में पेरिस संधि द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शीद कुली खान स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की ना। देखिए, इजारेदारी प्रथा जो है वो किसने प्रारंभ की थी, तो मुर्शीद कुली खान ने। तथा कृषकों को तकाबी ऋण, है ना, प्रदान किया। कृषकों को तकाबी ऋण, इसमें क्या होता था, खेती के लिए अग्रिम कर्ज दिया जाता था किसानों को। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद शुजाउद्दीन हुआ। 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में सफराज को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। 20 जून 1756 ईस्वी को कालकोठरी की त्रासदी नामक घटना घटी। और देखिए, ये कालकोठरी की त्रासदी वाली जो घटना है ये कब हुई थी, तो 20 जून 1756 ईस्वी को। और इस घटना के रचयिता कौन थे,
जेड हॉलवेल थे, ठीक है। जेड हॉलवेल के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1797 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे है, ठीक है। प्लासी कहाँ है? तो भागीरथी नदी के किनारे है। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया। बंगाल की राजधानी का क्रम है ढाका, मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर, ठीक है ना। बंगाल की राजधानी सबसे पहले ढाका थी, फिर मुर्शिदाबाद और मुंगेर, ये सारी उसकी राजधानी रही। बक्सर का युद्ध कब हुआ? देखिए 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम अवध के नवाब सिराजुद्दौला एवं मुगल साम्राज्य शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। और इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए थे ना, याद रखिएगा। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। अंग्रेज का सेनापति कौन था इस युद्ध के समय? तो हेक्टर मुनरो ना, याद रखिएगा। और ये बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। इसमें किसकी जीत हुई थी? अंग्रेजों की। किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों एवं मीर कासिम के बीच ना। फिर है अंग्रेजों के मैसूर से संबंध, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। 1761 ईस्वी में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो गई। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। देखिए टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? हैदर अली का। 1787 ईस्वी में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम में बादशाह की उपाधि धारण की। इसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। प्रमुख युद्ध के नाम दिए हुए हैं, देखिए यहाँ वर्ष दिए हुए, कब हुए थे ये युद्ध, और उनके गवर्नर जनरल कौन रहे वो भी दिए हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, या PDF चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टम के आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में हो गई। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर भी कहा जाता था, याद रखिएगा। शेर मैसूर किसे कहा जाता था? टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी। तो ये नोट देखते हैं। 1760 ईस्वी में वांडीवर्ष का युद्ध हुआ। देखिए वांडीवर्ष का युद्ध कब हुआ? 1760 ईस्वी में, जिसमें अंग्रेजों ने सर रायकोट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। महत्वपूर्ण संधियाँ क्या क्या हुई थी? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। मद्रास की संधि, प्रथम में मद्रास की संधि, दूसरी में मंगलोर की संधि और तीसरी में श्रीरंगपट्टम की संधि हुई। कब कब हुई ये ईस्वी देख सकते हो आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो आज का ये वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल होगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आपको पढ़ने में थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है। सो दैट इसलिए हम ऐसा करते हैं कि वीडियो को यहीं एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से ये 2-3 वीडियो और जाएगी, जिसमें कि हमारा ये जो मॉडर्न हिस्ट्री है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, आधुनिक भारत, आधुनिक इतिहास। और उसके बाद हम वर्ल्ड हिस्ट्री देखेंगे एंड देन फिर हमारा हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हिस्ट्री का सिलेबस जितना हमें पढ़ना है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा और देन हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। ओके, तो वीडियो पे बने रहे, चैनल पे बने रहे, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको जो भी वीडियोस अपलोड होगी टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। PDF चाहिए तो फिर से कह रही हूँ, PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, फिर PDF अवेलेबल हो जाएगी आपको। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आ रही हो, हेल्प मिल रहा हो तो लाइक कर दीजिए मेरी वीडियोस को। प्लेलिस्ट भी मैंने बना रखा है, सारी प्रीवियस वीडियो वहाँ जाके भी आप चेक कर सकते हो। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।